कृष्णमूर्ति को आप लोगों के बीच लेकर आना, इसके आप ये अर्थ मत निकाल लेना कि आपको राज़ी किया जा रहा है कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं या किसी और धर्म से हैं कि आपको उस धर्म को छोड़ने के लिए राज़ी किया जा रहा है। मेरे कहने पे या कृष्णमूर्ति के कहने पे या किसी और के भी कहने पे कुछ भी करने से पहले अपने भीतर एक बात को जांच लेना बड़ी गहराई से। कृपया ध्यानपूर्वक सुने इस बात को। हमारे भीतर दो स्थितियां होती हैं। पहला है ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, दूसरी है ब्लाइंड रिजेक्शन, यानी बिना खोज किए स्वीकार कर लेना, और दूसरी स्थिति में बिना खोज किए त्याग देना, छोड़ देना, अस्वीकार कर देना। दोनों ही स्थितियों में एक चीज़ कॉमन है, वो है अंधों की तरह कुछ भी करने लग जाना, जबकि बात है आंतरिक स्पष्टता की, बात है बोध हो जाने की, और बोध अंधविश्वास के लेवल से बहुत आगे की बात है। तो आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिद्दू कृष्णमूर्ति पे ही। ये सफ़र थोड़ा सा लंबा चलेगा और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में शब्दों और आइडियाज़ को भरना मेरा उद्देश्य नहीं, बल्कि कोशिश ये है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे, सच्ची जागरूकता पे पहुँचे और सत्य को अपनी आँखों से देखने लगे। तो आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसे बड़ी गहराई से और सावधानी से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे किसी अंधे विश्वास की तरह नहीं, आपने देखना है तो जानना है। तो कृष्णमूर्ति के एग्जैक्ट शब्द यहाँ पे कोट करूँगा। आइडेंटिफिकेशन पुट्स एन एंड टू ऑल क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी के भी जीवन की पूरी धारा को बदल सकती है। अब ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग, ये ऊर्जा का ऐसा विस्फोट है, अगर ये किसी के भीतर हो जाए तो भीतर जो भी कुछ इकट्ठा किया हुआ है सत्य के नाम पर, ये क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग उसको हिला सकती है। क्योंकि भीतर उन्हीं चीज़ों को हिलाया जा सकता है जिसको सिर्फ मान लिया हो, कोई बोध ना हो उसका। क्योंकि जिन चीज़ों को यूं ही इकट्ठा कर लिया था, बोध नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो स्वयं ही उखड़ना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोगों ने ये शब्द सुन लिया है क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग। अब ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे ढूंढेंगे कि कोई कोर्स मिल जाए इसका या किसी किताब में। अब यहाँ पे एक बड़ी गलती हो जाती है, जबकि प्रवेश करना है अपने ही भीतर। माफ़ करिए, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, वीडियो नहीं बना पाया, मेरी तबीयत ज़रा कुछ ख़राब चल रही थी। लेकिन उस दौरान मैंने उनकी एक किताब को पढ़ा जो आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब भीतर प्रवेश करने पे, देखने पे एक जगत आता है भीतर आइडेंटिफिकेशंस का, यानी तादात्म्य करना, पहचान करना। आइडेंटिफिकेशंस पे बात उन्होंने, उनकी एक किताब है कमेंट्रीज ऑन लिविंग। अब मैं आप लोगों से बात तो कर नहीं रहा था, वीडियोस नहीं बना रहा था, तो मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की। तो जैसे सुबह से लेटा हूँ तो एक विचार आया कि कब ठीक हो जाओगे अगर कुछ हो गया तो। अब ये विचार भीतर एक डर को पैदा कर रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुना, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। विचार आता है कि अगर कुछ हो गया तो। अब ये विचार अच्छा है या बुरा है, ये तय कौन करता है? अब कोई विचार अच्छा है या बुरा है, ये
तय कौन करता है भीतर से। देखिए, ये बात बड़ी गहरी है। अगर बड़ी गहराई से ऑब्जर्व किया जाए तो एकदम स्पष्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा जोर देने के लिए कहूँगा इस बात पे। इस बात में कोई शक नहीं है कि चोरी करना गलत है। चोरी की सज़ा भी होनी चाहिए, चोरी करना भी नहीं चाहिए। कृपया इसको जानने का प्रयास करें। बल्कि सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी हमारे भीतर कोई विचार उठता है या कोई भावना उठती है, हम भीतर से एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे रोबोट को तैयार किया जाता है, उसके दिमाग में जो भी भरा जाएगा वो सिर्फ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वैसे ही देगा। जैसे मेले में से वो पहले फ़ोन नहीं आया करते थे, अगर बटन दबाओ तो ये वाला गाना बजता था, फिर कोई दूसरा गाना बजता था, क्योंकि उसके लिए जो उसके भीतर इकट्ठा है वही सत्य है। ये है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब इसे बेहोशी कहा जा सकता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी भूत से डर लगता है, कोई ऐसा सपना आ जाए या कोई विचार आ जाए, तो हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं भीतर से वो ऑटोमेटिक होते हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से युद्ध करना है, क्योंकि ये भीतर जो एक नई आदत फॉर्म होगी कि तुम पूरा जीवन ही इसे दोहरा दोहरा कर, ये आदत भी, ये युद्ध करना भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में शामिल हो जाए, कि तुम पूरा जीवन ही अपने भीतर एक युद्ध करने लग जाओ। अब यहाँ पे गौर करें, पहली स्थिति क्या बनी कि भीतर किसी डर का विचार आता है, तो उसके लिए हम एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब एक और नया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन गया। हमने देख लिया कि हमारे भीतर एक ऑटोमेशन चल रही है। अब इस ऑटोमेशन से युद्ध करना, ये भी अपने आप का एक रिस्पॉन्स है। और अगर कोई युद्ध पे निकल गया तो इस वो ऑटोमेशन को जान नहीं सकता, क्योंकि वो ऊर्जा कहीं और खर्च कर रहा है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑटोमेशन भीतर चलती है उसके प्रति जागरूक रह सकते हैं, इसके प्रति कि ये क्या चल रहा है भीतर, हमारे रिस्पॉन्स कैसे हैं? सिर्फ देखा जाए बिना इवैल्यूएट किए, सिर्फ देख पाना, ये हाईएस्ट फॉर्म है इंटेलिजेंस की, क्योंकि इसमें एक संभावना बनी रहती है कि ये जो हो रहा है उसकी एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जा सकता है। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम बहुत से लोगों से जुड़ते हैं, किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं, किसी धर्म से जुड़ते हैं, यहाँ तक कि जो कृष्ण मूर्ति ने भी बातें की हैं, इसमें वो बातें भी आ जाती हैं। अब मैं कृष्ण मूर्ति को भी ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि वो भी आते हैं फिर इसमें, क्योंकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो भी आ जाते हैं इसमें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर जब भी बहुत ईमानदारी से, स्पष्टता से देखने का प्रयास करेगा, वो एकदम स्पष्ट पाएगा इन बातों को। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी ग्रुप, किसी धर्म, किसी किताब, किसी बिलीफ के साथ जुड़ता है, तो वो वहाँ से जो बिलीफ इकट्ठा करता है बिना किसी बोध के, ये आइडेंटिफिकेशन है। खुद को आइडेंटिफाई कर लेना, बिना जाने किसी भी चीज़ की पहचान कर लेना, यानी कुछ सुना, देखा, उसे इकट्ठा कर लिया किसी कॉन्सेप्ट या विचार के रूप में। अब यहाँ पे एक और बात स्पष्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि तुम ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हो कि किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो। ये कह रहा हूँ कि इकट्ठा ऐसा होता जाता है अगर तुम देखने का प्रयास करो कि भीतर चीज़ें इकट्ठा कैसे होती हैं। अब देर सवेर अगर किसी को ये लगने लग जाए कि यही सत्य है, ये जो प्रोसेस है, ये आइडेंटिफिकेशन है।
अब हम लोग हर रोज़ के जीवन में बहुत से शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन शब्द है मैं। आइडेंटिफिकेशन का इस मैं से क्या संबंध है? क्या जिसे हम मैं कहते हैं, अहंकार है, क्या वो अपनी पहचान आइडियाज से नहीं करता? वो अपने आप को आइडेंटिफाई, अपनी पहचान उन आइडियाज से नहीं करता? ये सवाल है अपने भीतर। देखें इस बात को कि हम रोज़ के जीवन में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मैं। इस मैं का हम जो आइडियाज़ इकट्ठा करते हैं, उन आइडियाज़ से क्या संबंध है, उन बिलीव से क्या संबंध है? अब यहाँ पे इस बात को गहराई से देखें। जैसे दो भाई भाई होते हैं, ये जो हमारे बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, विचार हैं, और ये जो मैं है जिसे हम मैं कहते हैं, क्या ये दोनों भाई भाई हैं या एक ही व्यक्ति हैं? तो अगर ये सवाल किया जाए कि अगर तुम्हारे भीतर जो बिलीफ हैं, वो बिलीफ किसके हैं? ये जो मैं शब्द है, इसको हम बड़ी बेहोशी से अपने भीतर भी दोहराते हैं, कई बार किसी से बात करते हुए भी दोहराते हैं। क्या ये जो मैं है, ये अपने आप में कोई ऑटोमेटिक नहीं है? तो ऑब्जर्व कर पाना, देख पाना, क्या ये भी ऑटोमेटिक है? हालांकि हो सकता है ऑटोमेटिक। क्या जब देखते समय, जानते समय इस ऑटोमेशन के प्रति जागरूकता रखी जा सके और ये देखने को बदले ना, क्या देखने की क्वालिटी बहुत गुना बढ़ नहीं जाती? फिर भीतर से स्वतंत्र होकर देखना हो पा रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई फिल्म देखी जो लव के ऊपर थी, अब वहां से बहुत से बिलीव इकट्ठा कर लिए कि प्रेम ये होता है। अब सामने वाले व्यक्ति ने वो फिल्म ना देखी हो, उसकी प्रेम की परिभाषा कहीं और से आती हो। एक व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया खुद को जो परिभाषा उस फिल्म से मिली है, दूसरे ने कहीं और से। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये झगड़ा किस चीज़ की वजह से हो रहा है? वो कह रहा है कि मैं प्रेम को जानता हूं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रेम को जानता हूं। क्या तुम ये देख पा रहे हो ये भीतर झगड़ा कैसे हो पा रहा है? ऐसे ही दो लोगों में जंग है, दो शहरों में जंग है, दो देशों में जंग है। अब बात ये सुनने में आ रही है कि हम मार्स पे जाकर रहने लग जाएंगे। कहीं एक दिन ऐसा हो जाए कि धरती वाले मंगल ग्रह वासियों से जंग कर रहे हैं। क्या अगर एक व्यक्ति अपने किसी प्रेम के आइडिया को सामने वाले पे थोपता है और सामने वाला उस पे थोपता है, क्या ऐसे रिश्ते में कभी प्रेम हो सकता है? या फिर वो लोग अपने भीतर देखने का प्रयास करें? ये उन आइडियाज़ को जांच करना, उनको देखना ही पहला कदम है प्रेम का। देखो कितनी मुश्किल बात है ये। हमारे चारों ओर ऐसा ही चल रहा है। किसी ने 10 फिल्में देखी हो, 10 किताबें पढ़ी हो प्रेम के ऊपर, उसे लग रहा है कि ये जो इकट्ठा किया है ये प्रेम है। अब किसी ने ना इतना पढ़ा हो, ना फिल्में देखी हो, क्या ऐसे दो लोगों में प्रेम हो सकता है कभी? या सिर्फ ये दो लोग सिर्फ इतनी सी बात जान ले कि शब्द कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ इस बात के प्रति होश ये जाग जाना कि शब्द या परिभाषा कभी भी प्रेम नहीं हो सकती। प्रेम शब्द से कहीं ज़्यादा आगे है। इस बात का एहसास ही पहला कदम है प्रेम का। तो इन दो लोगों के पास ही इस बात का एहसास हो जाना, हम सभी का इस बात का एहसास हो जाना कि शब्द या परिभाषा प्रेम नहीं हो सकती। हमें प्रेम की खोज करनी है।
यहाँ से एक विनम्रता आती है। क्या इस विनम्रता में वो दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या दोनों ही उस संभावना के द्वार पे खड़े हैं कि यहाँ से प्रेम की शुरुआत हो सकती है? भले ही प्रेम को वैसा ना खोजा हो जैसा फिल्म में दिखाया हो, लेकिन इतनी ईमानदारी, क्या ये प्रेम से कहीं कम है? लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब ये दो लोग अपने भीतर प्रवेश करेंगे। क्या प्रेम किसी इंटरनेट पे परिभाषा को पढ़ लेना है, किसी किताब से कोई व्याख्या को पढ़ लेना है, या किसी फिल्म से कुछ आइडियाज ले लेना है? यह प्रेम एक ऐसा विस्फोट है जो स्वयं को जानकर मुक्त हो जाने पे जो मौन आता है, जो साइलेंस आता है, जो ध्यान होता है, जो किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट से बहुत परे की बात है, या वो प्रेम है। अगर किसी को दुख आता है, परेशानी होती है, तो वो अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकता है, किसी दवा से या इंजेक्शन से अपने दिमाग को सुन्न कर सकता है, या किसी टेक्निक से सुन्न कर सकता है, या फिर वो ध्यान को, मेडिटेशन को किसी टेक्निक तक सीमित न रखे, ध्यान के फैलाव को बड़ा होने दे। क्या ध्यान या प्रेम या जो भी हम कहें, वो किसी कॉन्सेप्ट में बंध जाना है या उसकी सीमा को लांघ देना है? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, किसी आइडियाज़ के साथ जुड़ जाना, उसको परम सत्य मान लेना, अल्टीमेट रियलिटी, तो तुमने अपने जीवन में मानो जैसे सारी खोज ही बंद कर दी। जिस समय हम ये पूछते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हम ये अपने भीतर सवाल करते हैं। अगर हमने उत्तर पहले से इकट्ठा किया हुआ है, बना बनाया तैयार किया गया उत्तर है, तो ये अपने आप से पूछते रहना मैं कौन हूँ, ये तो बेकार है, ये समय व्यर्थ है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, भीतर की जो क्रिएटिव फ्रीडम है, रचनात्मक स्वतंत्रता है, ये जो मुक्त हो जाना है, ये जो मुक्ति का एहसास है, ये जो क्षमता है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक बच्चे के अंदर है। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी आइडिया में बंध जाए, उससे आगे जाने का प्रयास ना करे, अपने भीतर एक ऐसी प्रक्रिया को ना देख पाए जो प्रक्रिया विचार से पैदा नहीं होती, वो प्रक्रिया विचारों से अलग ही कुछ है, तो जब भी किसी व्यक्ति के भीतर कोई विचार या भावना उठती है, क्या तुम अपने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को देख पाते हो कि हम कर क्या रहे हैं भीतर से? और इस देखने में भी कहीं मेरे अपने बिलीफ या विचार इस देखने को बदल तो नहीं रहे? सिर्फ इस बात का होश ही भीतर बहुत सी चीज़ों को बदल सकता है। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे और गहराई से बात करेंगे। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि कृष्णा मूर्ति को कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। तो हमने एक पोल भी किया था जिसमें आप लोगों ने वोटिंग कंटिन्यू रखने के लिए कही थी। लेकिन इस चैनल पे मैंने जिद्दू कृष्णा मूर्ति को एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देने के लिए वीडियो बनाई थी जो रिलीज़ नहीं की गई, एक अंतिम वीडियो के रूप में। तो उस वीडियो को एक दूसरे चैनल पे रिलीज़ कर रहा हूँ कि कृष्णा मूर्ति मेरे लिए क्या है, मेरी जो भावनाएं हैं उनके प्रति, वो उसमें मैंने व्यक्त की हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।